ओके सो आज हम बर्ड स्केचिंग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पे कुछ एंगल्स देखने को मिल रहे होंगे आपको। डायरेक्टली अप्रोच आप एंगल्स को करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग आप करोगे लाइंस के थ्रू, बॉक्सेस के थ्रू। ओके, ओवर एंड ग्रिप यहाँ पे हम यूज़ में ले रहे हैं। शेप्स को भी हम समझेंगे थोड़ा सा एंड लाइंस को भी समझेंगे। ठीक है, वर्टिकल सेटअप मैंने यहाँ पे लिया है। स्टार्टिंग जब भी आप करो तो वार्म अप से करना। पहले वार्म अप करना इंपॉर्टेंट है लाइंस का, एंगल्स का, सो दैट अच्छे से आपका हैंड फ्लो में चले। शेप्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो सर्कल्स, ओवल्स, इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पोजीशन से। एंड पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई है, बट अगैन आई एम ट्राइंग टू क्लियर ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले मैंने ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ली, वो ली। यहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक छोटा सा वर्टिकल लाइन हमने दी। एक बॉक्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, वैसे ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, बट जितना आप करना चाहते हो उतना आगे तक उस लाइन को ले सकते हो। ये एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये आपको गैस करनी है सारी चीज़ें, पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू, कंपेयर हम बाद में करेंगे। एक एंगल हमें देखने को मिला कि कितना ऊपर जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली एंगल्स के फॉर्म में इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये प्लेसमेंट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेसमेंट्स, जहाँ पे हम लाइंस के थ्रू प्रोपोर्शंस को जज कर रहे हैं कि ये पार्ट इतना बड़ा होगा या इतना छोटा होगा। एंड इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है कि प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज अब जब डेली बेसिस पर करते हो तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली गैस कर पाते हो। एंड एंड में जब हम इसको चेक करेंगे तो ये सही निकलती है। ठीक है, आप लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करते हो तो आपको सही साइज़ को गैस करना आ जाता है। ये एक एंगल हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है वो मैं देख रही हूँ। एंड एंगल जब भी आप गैस करोगे तो उससे पहले आपको एंगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है, कितनी बड़ी लाइन रखनी है, लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा एंगल कहाँ पर जाएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है ओवरऑल प्रोपोर्शंस को। एंड जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं ना, तो फील कैप्चर करना हमारा मेन मोटिव रहता है, ना कि इस बर्ड है तो बर्ड के अंदर के फेदर्स, कलर्स, वैल्यूज़, डिटेल्स में हमें जाना है। स्मॉल पार्ट्स को हम डिटेल्स बोलते हैं अगर हम स्केचिंग में उसको कन्वर्ट करते हैं। नो डाउट आप स्टडी किसी एक पार्टिकुलर पार्ट की कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपको ओवरऑल जजमेंट आता है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अंदर के पार्ट्स की स्टडी करूं, तो वहाँ पे वो डिटेल्स नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन मोटिव रहेगा उनको स्टडी करना। डिटेल्स तब कहलाएंगे जब आप स्केचिंग कर रहे हो, आपकी प्रोपोर्शन सही नहीं है, तो आप वहाँ पे प्रोपोर्शंस पे मेन फोकस करो। अगर आप स्मॉल पार्ट्स पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली ओवरऑल जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कैसे देख रहे हो। ड्रॉ व्हाट यू सी कॉन्सेप्ट इज़ लाइक, जब आप देखना स्टार्ट कर देते हो प्रॉपर सही वे में, एक्यूरेट मैनर में, तो 100% आप वैसा ड्रॉ कर पाते हो। एंड इसीलिए हम कुछ आई ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को करते हैं, एंगल एक्सरसाइज, प्रोपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज, वार्म अप, या फिर सेंटरिंग, पोजिशनिंग। These exercises will help us to observe more and accurate lines, accurate proportions, accurate size, because बिना साइज़ के आप accurate proportions नहीं दे सकते। एंड proportions के बाद ही हम उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैप्चर कर पाते हैं। तो जैसे कि ये बर्ड है, बहुत सारे माइनर मिस्टेक्स स्केचिंग में होते हैं जब हम लेवल क्रॉस कर रहे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि बर्ड्स में हमें ना डिफरेंट पोजीशंस देखने को मिलती है, डिफरेंट एंगल्स देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग पोजीशन में अपने एंगल को चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो पिक्चर्स हैं हम अलग अलग पोजीशन से उनकी ले रहे हैं। एंड इनके पास रैंडम से स्ट्रक्चर होते हैं। सो इसीलिए हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, किसी के स्ट्रक्चर को, तो हमें स्टिल लाइफ से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी रेड वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्टिल लाइफ पे क्यों करना चाहिए। दैट इज़ वाई अगर आप बर्ड्स कर रहे हो तो आपको एंगल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पहले आपने अगर लाइन क्वालिटी पे एंड एंगल्स पे वर्क नहीं किया है, किसी स्ट्रक्चर को स्टडी या स्केचिंग नहीं की है, तो आपको डेफिनेटली पहले स्टिल लाइफ पे जाना चाहिए। स्टिल लाइफ क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइंस हम ईज़िली कैप्चर कर पाते हैं जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू एंगल्स, एज़ कम्पेयर टू स्लेंटिंग लाइंस। एंड दैट इज़ वाई हम लोग को स्टिल लाइफ पे पहले फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टिल लाइफ में आपको लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो उसमें होगा क्या, उसमें वर्टिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर मिलेंगे, एंड वर्टिकल लाइंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइंस।
यहाँ पे हमें एंगल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ऑब्ज़र्व आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज एक लाइन के कंपैरिजन में दूसरी लाइन कितनी बड़ी कितनी छोटी है, किस पोजीशन में है, कहाँ पर प्लेस होगी, ये सारी चीज़ें आपको एक ही टाइम में देखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले इसको ओवरऑल लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद मैं शेप्स यहाँ पे दे रही हूँ कि अगर ऊपर हम इसके एक सर्कल दे सकते हैं, नीचे बॉडी वाले पार्ट को एक ओवल में कन्वर्ट करें तो कैसा रहेगा। डायरेक्टली शेप्स के फॉर्म में आप अप्रोच कर सकते हो, नो डाउट, बट आई नो कि शेप को जब आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो 100% वो एक्यूरेट नहीं आएगी, एंड दैट इज़ वाई हम प्लेसमेंट्स लाइंस के फॉर्म में दे देते हैं, जैसे साइज़ कैप्चर हो जाता है एंड पोजीशन कैप्चर हो जाती है, एंड उसके बाद हम उस शेप को अप्रोच करते हैं। इसके बाद ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो हम दे रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें कैप्चर करना है। जो कर्व्स हैं उसके अंदर हमें नहीं जाना, सिर्फ ओवरऑल फ्लो में एक ही बार में हमें उस ओवल को एक ही बार में उस डिटेल को कैप्चर करना है, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे कर्व्स में ना जाके बड़े कर्व्स के अंदर, जैसे मैं कर रही हूँ। जब हम लाइंस के फॉर्म में इसको बना रहे होता है ना, तो भी हमें एक फ्लो देना होता है, एंड वो लाइंस जो है बिल्कुल फ्लो में तभी चलती है जब आपका वार्म अप क्लियर हो गया होगा। वार्म अप लाइंस और शेप्स का इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम स्केचिंग कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं वो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी करनी है। फिर हम अगर इसको लेके बैठ जाएंगे कि लाइन ही सही नहीं चल रही, तो हम बार बार उसी के ऊपर उसको ठीक करने के लिए पेंसिल चलाते हैं, एंड वो जब ठीक नहीं होती तो हम क्या होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि एक ही लाइन बार बार हमने चला दी, पेंसिल उस पर बार बार चला दी। तो अगर आपका वार्म अप हो रहा होगा, लाइन क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आप बाकी की चीज़ों पे, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ओवरऑल स्ट्रक्चर पे फोकस कर पाएंगे। एंड इसलिए अभी हम बर्ड स्केचिंग चैलेंज लगा रहे हैं 15 डेज़ का, जहाँ पे मेरे साथ में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द बर्ड्स स्ट्रक्चर। एंड इससे पहले हमने 15 डेज़ का स्टिल लाइफ स्केचिंग चैलेंज लिया था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लेसन्स में बता चुकी हूँ। सो अगर आप न्यू व्यूवर हैं एंड आपकी वीडियो देख रहे हैं जो जिसने पहले कभी बर्ड स्केचिंग नहीं की है या स्टिल लाइफ स्केचिंग नहीं की, या फिर वो स्टार्ट ही कर रहे हैं, या फिर उन्होंने की है बट उनको ये लग रहा है कि ऐसा फ्लो उनकी लाइन्स में नहीं है, तो भी डेफिनेटली उनको पहले स्टिल लाइफ पे जाना चाहिए। अगर आप स्टिल लाइफ स्केचिंग भी चैलेंज लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका स्टिल लाइफ का कंप्लीट हो चुका है, आपको लग रहा है कि एक अच्छा फ्लो आपकी लाइंस में आ चुका है, देन यू कैन व्हाट्सअप अस टू जॉइन द बर्ड स्केचिंग चैलेंज 15 डेज़, बिकॉज 3-4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो कुछ तो एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा। एंड हम डेली बेसिस पर डिफरेंट पोजेस वाले, डिफरेंट पोजीशंस वाले पिक्चर्स लेते हैं, जिसमें डिफरेंट पोजीशंस में बर्ड्स हैं। तो उससे क्या होगा, हमें इजीली एंगल्स एंड उसके साथ में प्रोपोर्शंस एंड उसके साथ में लाइन क्वालिटी एंड बर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का मौका मिलता है। यू नो व्हाट, आपने सुना होगा कि इमेजिनेशन से स्केचिंग करनी होती है, डूडल, नहीं, डूडल में हम क्या करते हैं, जो हमारे माइंड में जो स्ट्रक्चर आता है ना, हम उसी को बना रहे होते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर आ रहा है तो दैट मीन्स आपने पहले उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, राइट। सो डूडल एक एक्सरसाइज से पहले हमें माइंड में वो स्ट्रक्चर्स को फिल आउट करना पड़ेगा। एंड वो स्ट्रक्चर्स को फिल आउट हम कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कि देखने के बाद उसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। सो हमें क्या करना होता है, हम जब किसी भी चीज़ पार्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं, किसी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं ना, तो एक बार करने के बाद में बार बार हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो माइंड में वो स्ट्रक्चर फिट हो जाता है। एंड उसके बाद जब हम कभी डूडल करते हैं तो वही स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली हमारे इमेजिनेशंस में आ जाता है एंड हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कर रहे होते हैं। एंड ये चीज़ मेरे साथ में बहुत ज़्यादा होती है जब मैं डूडल कर रही होती हूँ। मेरे पास कभी रेफरेंस के लिए फ़ोन नहीं होता तो मैं डूडल एक्सेस करती हूँ। तो अब तक मैं जो कर चुकी होती हूँ, जैसे मैंने स्टिल लाइफ किया था अप्रोक्स 2 मंथ तक मैंने स्टिल लाइफ स्केचिंग एंड स्टडी की थी। तो जब मैं इमेजिनेशन से स्केचिंग करी, जब भी मेरे हाथ में पेंसिल आती थी या रेफरेंस नहीं होता था, मुझे नहीं पता होता था कि क्या ड्रॉ स्केच करना है, तो ऑटोमेटिकली स्टिल लाइफ के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही होती थी एंड वो अपने आप इमेजिनेशन से निकलते थे। सो इमेजिनेशन से स्केचिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है, डूडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली सर्कल दिया है, शेप्स के फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकती हूँ। डायरेक्टली कर्व्स को मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड मैंने जो सर्कल लिया वो मैंने लाइट रखा सो दैट जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो शो हो, अंदर का सर्कल शो ना हो, बिकॉज वो मेजी लगेगा ना फिर।
तो यहाँ पे जो बीक वाला पार्ट है उसको मैं देख रही हूँ, ऊपर का जो कर्व है वो कैसे जा रहा है वो मैं देख रही हूँ। आपको इन सब कर्व्स पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कर्व कैसे जा रहा है, कहाँ पर ट्विस्टेड है। ओके, एंड ओवरऑल जब आप साइज़ देख रहे हो तो हमेशा कर्व का कभी यूज़ ना करना डायरेक्टली, पहले प्लेसमेंट से ना लाइन देखना कि ये यहाँ पे आ सकता है, एंड उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू, कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू। जब हम पेंसिल को रख के देखते हैं वो पॉसिबल है जब पेंसिल मेजरमेंट, जब आप प्रिंट आउट से स्केचिंग कर रहे हैं, एंड प्रिंट आउट स्केचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर द स्ट्रक्चर ओवरऑल। वहाँ पे हमें ईजी वे में देखने को चीज़ें मिलती है, एंड क्योंकि हम A4 साइज़ का स्ट्रक्चर रेफरेंस हमारे पास में रखते हैं तो साइड बाय साइड हम ड्रॉ कर पाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि सेम साइज़ को हम स्केच करें। तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स एक साथ हो गए कि आप प्रॉपर वे में एंगल्स, स्ट्रक्चर, ओवरऑल प्रोपोर्शंस को ईजीली देख पाओगे, मेज़र कर पाओगे, क्योंकि दोनों आपके पास में ही हैं। एंड वो पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू भी चेक हो सकता है क्योंकि वो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल है रेफरेंस। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे डिफरेंस और भी होते हैं, जैसे कि बिग साइज़ के स्केचेस हमें बनाने के लिए कहे जाते हैं जिससे आपका हैंड फ्लो ओपन होता है। तो जब आप प्रिंट आउट स्केचिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप A4 साइज़ के स्केचेस ही बनाओगे, बड़े साइज़ के ही बनाओगे, छोटे नहीं बनाओगे। तो डेफिनेटली ये बेनिफिट भी आपका इसमें इंक्लूड हो गया। आप देख सकते हो मैंने प्लेसमेंट के लिए पहले क्या किया था, मैंने लाइन के थ्रू नीचे जहाँ पे वो एंड हो रहा है उसका पूरा नेक वाला पार्ट, वहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, एक छोटी सी लाइन दी, लेकिन वो आपको नहीं दिखी ना, तो वैसे ही आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, आई गेस मुझे लग रहा है, मुझे बाद में चेक किया मैंने तो मुझे लगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आगे ट्राइपॉड रखा हुआ है एंड मैं थोड़ा पीछे से बना रही हूँ क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ, बीच में ट्राइपॉड है, तो थोड़ा प्रोपोर्शंस को जज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। एंड बाद में मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली दिख गई। जो हमारा नेक वाला पार्ट है, एक तो उसके शेप में जो एस है वो थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये वाला जो ऊपर बीक है उसका, उसके नीचे से अगर हम देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा साइड में ज़्यादा चला गया। यहाँ पे एक सर्कल दे रही हूँ मैं, छोटा सा ओवल भी आप ले सकते हो। फ्लो हमें दिखाना है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे इमेज में, तो बहुत अच्छा फ्लो देता है ये। ठीक है, शेप्स, इसीलिए हम शेप्स की स्टडी कर रहे थे। जिस सर्कल आप बना रहे हो तो वो सर्कल ही बनना चाहिए ना, टेढ़ा तो नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपने वार्म अप किया होगा तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपके सर्कल्स बनने लग जाएंगे एक ही बार में। इसको मैंने लाइट रखा एंड ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाना है वहाँ से मैं डार्क करके उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत सारी स्टडी करनी होती है, लेकिन जब प्रॉपर वे में आप स्टडी कर रहे होते हो ना तो आपको चीज़ें और क्लियर होती है और अपनी मिस्टेक्स दिखती है। कितना बड़ा शेप है, यहाँ पे आप नेगेटिव स्पेस पॉजिटिव स्पेस को भी देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में गैप क्या है। जो ये शेप बाहर से निकल रहा है तो इन दोनों का गैप हमने देखा, अगर ये गैप हमने ज़्यादा ले लिया तो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रॉपर वे में बताओ, यहाँ पे एक हॉवल है, बड़ा सा हमने एक ओवल लिया स्लैंटिंग पोजीशन में। मैंने पहले ऊपर लाइन दी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ओवल बनाया नहीं है। पहले मैं एक प्लेसमेंट दे रही हूँ कहाँ पे एंड हो रहा है एंड ओवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद मैं ओवल बनाऊँगी बिल्कुल लाइट वे में। यहाँ पे ये मैंने जो पेंसिल होल्डिंग का वे है वो आप देख सकते हो कितना अच्छा है। एंड यू नो व्हाट, हम जब स्केचिंग ट्राइपॉड ग्रिप से कर रहे होते हैं ना तो हमें एक फ़्लो नहीं मिलता जो हमें ओवरऑल ग्रिप से मिलता है। ठीक है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को हम एक साथ देखते हैं। एंड आई बिलीव कि मैंने जब ट्राइपॉड ग्रिप से स्केचिंग स्टार्ट किया था तो बहुत हद तक मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन जब मैंने ओवरऑल ग्रिप से स्केचिंग स्टार्ट किया और एक फ़्लो बन गया ना तो 1 महीने बाद ही मुझे इतना मज़ा आने लगा कि मैं बहुत कम ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करती हूँ। मोस्टली टाइम व्हेन एवर आई एम डूइंग लॉन्ग हार्ड स्टडी और स्केचिंग और एनी आर्ट वर्क और इमेजिनेशन स्केच और डूडलिंग, I use every time overhand grip on vertical setup। ट्राइपॉड ग्रिप जब मैं यूज़ करती हूँ तो मोस्टली टाइम मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। एंड ओवरहैंड ग्रिप में चाहे मेरे पास सामने कुछ रेफरेंस ना भी हो तो भी मैं ओवरहैंड ग्रिप यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड ऑटोमेटिकली मेरी लाइंस फ्लो में चलती है, चाहे मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ, चाहे मैं किसी भी स्ट्रक्चर को बना रही हूँ या फिर कुछ भी बना रही हूँ, एनीथिंग जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है फिर भी। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ड्राइंग जो मुझे काफ़ी बहुत टाइम बाद पता लगा। एंड
इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ओवरहैंड ग्रिप स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी एंड खुद से वो फ्लो देखें, वो डिफरेंस देखें। ये एंड कहाँ पे हो रहा है वो हमने देखा। एंड ये बेनिफिट जो मैं आपको बता रही थी इतने टाइम से कि प्रिंट आउट होगा तो साइड बाय साइड आप चेक कर सकते हो। फ़ोन से स्केचिंग करोगे तो फ़ोन में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, रेफरेंस बहुत छोटा होता है कि यहाँ पे है, इतना गैप हमें देखना है। जब मैं पेंसिल चला रही हूँ ना तो हर एक चीज़ को मैं खुद की आइज़ के थ्रू गैस कर रही हूँ कि इतना गैप मुझे रखना है। एंड वही चीज़ मैं हमारे स्केच में कर रही हूँ, मैं वहाँ पे उसको पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी, वो चेक करना हो जाएगा। हालांकि वहाँ पे भी वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, बट यहाँ पे मैं गैस इसलिए कर रही हूँ। अगर आप अभी से गैस करना सीख जाओगे प्रिंट आउट से, तो जब आप लाइव स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके जस्ट सामने रेफरेंस रखा होगा, साइड बाय साइड नहीं, एंड वो रियल लाइफ होगा, वो 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पे जब आप स्केचिंग करोगे तो आप उसको टच करके चेक नहीं कर सकते ना, आपको दूर से डिस्टेंस से चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही टूल रहेगा आइस, एंड दूसरा टूल रहेगा पेंसिल। लेकिन पेंसिल से भी आप चेक नहीं करोगे, आप उसको मेज़र कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ पेंसिल मेजरमेंट, कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू, सॉरी पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू नहीं, क्योंकि पेंसिल आप टच नहीं करोगे, वहाँ पे आपको गैस करना पड़ेगा एंड देन कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू ही चेक करना पड़ेगा। तो 2 टूल ही आपके पास रहेंगे, आइस एंड पेंसिल, उसके अलावा और कोई टूल नहीं रहेगा एंड आप टच नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एक्यूरेसी लाने में प्रॉब्लम तो होगी। एंड इसीलिए हम पहले 2D फॉर्म में स्केचिंग करते हैं, 3D फॉर्म में हम बाद में जाते हैं, यानी कि लाइफ स्टडी हम बाद में करते हैं। एंगल्स पे जितना ज़्यादा फोकस करो उतना इम्पॉर्टेंट है। एक एंगल भी अगर गलत हो जाता है तो क्योंकि हम उस एंगल के कंपैरिजन में नेक्स्ट एंगल को कंपेयर करेंगे, गैस करेंगे, तो अगर आपका एक एंगल गलत हो जाता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट एंगल जो है वो आपका गलत होगा। तो ओवरऑल प्रोपोर्शंस वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको हर एक एंगल पे फोकस करना है एंड एंगल एक्सरसाइज करती रहनी है डेली, जब तक आपको एक्यूरेसी ना मिले अपनी ड्राइंग्स में, स्केचिंग में, आइस के थ्रू। पेंसिल को आप कैसे भी होल्ड कर सकते हो, नो डाउट। जितना पास से आप होल्ड करोगे तो बिग लाइंस को बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम डिस्टेंस से पेंसिल को होल्ड करते हैं। ट्राइपॉड ग्रिप भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। वैसे तो इसको एक्सटेंडेड ग्रिप बोलते हैं, जहाँ पे हम पेंसिल को थोड़ा सा डिस्टेंस से होल्ड करते हैं, लेकिन जो हमारा पोजीशन रहता है वो ट्राइपॉड ग्रिप वाला रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड ग्रिप। बट एज वी यूज़ 2 ग्रिप्स नॉर्मली, ज़्यादातर हम लोग ओवरहैंड ग्रिप यूज़ करते हैं, तो हम उसी में उसको लेके अगर ट्राइपॉड ग्रिप हम कह सकते हैं। बट जब हम ओवरऑल बड़े साइज़ के स्केचेस बना रहे होते हैं ना, तो पेंसिल को दूर से पकड़ना ही काफ़ी ज़्यादा सही रहता है एंड थोड़ा डिस्टेंस से स्केचिंग करना, ऐसा नहीं कि उसी के अंदर घुस के आप स्केचिंग कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ वर्टिकल सेटअप, सो दैट ओवरऑल पिक्चर को हम एक ही बार में देख सकें एंड कंपेयर कर पाएँ। एंड जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लॉन्ग हार्ड स्टडी, किसी आर्टवर्क को क्रिएट कर रहे हो, तो उसको बनाते मत चले जाना कि बनाते गए एंड कंप्लीट होने के बाद में आप व्हेन यू विल रियलाइज़ दैट उसमें मिस्टेक्स रह गई, तो आपको बीच बीच में चेक करना है पीछे जाके। जितना डिस्टेंस पे आप बैठे हो उससे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो एंड चेक करो दैट दीज आर वर्किंग और नॉट। ओके, सबको मैं लाइंस के फॉर्म में कंपेयर कर रही हूँ, गैस कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, एंगल्स देख रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा एंगल आएगा। I thought Mama had promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. And every day he'll wake up longing for your kiss. There's gotta be more to live for in a lonely town like this.
एज़ यू कैन सी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं अगर हम इसको थोड़ा सा पास से देखें एंड छोटे छोटे कर्व्स, छोटे छोटे डिटेल्स की तरफ अगर जाते हैं तो। बट ओवरऑल जो फील कैप्चर करना था वो कैप्चर हो रहा है कि हम किस बर्ड की बात कर रहे हैं, हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैप्चर करना ही स्केचिंग है, ना कि उसके डिटेल्स पर जाना, बिकॉज स्केचिंग में हमें टाइम कम देना होता है एंड जितना कम टाइम हम स्केचिंग में देंगे उतना ही बेस्ट वर्क करने का, बेस्ट फील को कैप्चर करने का हमारा मोटिव इंक्रीज हो जाता है। But then in the starting point we have to study every part, every step of the like line, angles, proportions, overall placements वाला एरिया। तो हमें वहाँ पर इतना हरी में जाके स्केचिंग नहीं करनी है, हर स्टेप को स्टडी करना है। बट रिमेंबर कि डिटेल्स को इग्नोर करना है, ओवरऑल स्टडी, ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। एंड आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो वो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप स्केचिंग कर रहे हो। तो अभी आपको लाइन क्वालिटी पे वर्क करना है, फिर आपने लाइन क्वालिटी पे वर्क कर लिया तो आफ्टर दैट आपको ओवरऑल प्लेसमेंट्स पे फोकस करना है एंड उस पर भी आपने वर्क कर लिया, बट अभी भी आपको एंगल्स को जज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपका मोटिव रहेगा कि आप सिर्फ एंगल्स पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें डिवाइड हो जाती है एंड फिर स्केचिंग का टाइम कम आप इजीली कर पाते हो एंड धीरे धीरे करके स्केचिंग का टाइम कम इजीली हो जाता है क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी कर चुके हो। तो लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शंस, ओवरऑल प्लेसमेंट्स वाला जो पार्ट है वो आपका कवर्ड है, तो आपको उस पर अलग से टाइम देने, अलग से फोकस की, ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। जो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, डायरेक्टली आप गैस करना चाहते हो, वो आप गैस कर पाओगे। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मैंने लिया, एक और बर्ड लिया है, एक ओवल मैंने यहाँ पे दिया। ओवल जब आप दोगे तो ओवल का पोजीशन, ओवल का साइज़, ओवल का जो रहेगा एंगल कि कैसा एंगल है वो आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर मिड में आएगा और कैसा है, कैसा ट्विस्टेड है, ऊपर का जो माउथ वाला पार्ट है, इसका आगे बीक वाला पार्ट है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना। I miss the people I know in this lonely town. I hope they know I love them even if I'm not. मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ लेकिन मेरा फोकस है सारा एंड जब मैं आपको पेंसिल को ड्रॉ करते हुए नहीं दिखा रही हूँ तो दैट मीन्स मैं अपने रेफरेंस एंड आर्टवर्क को थोड़ा डिस्टेंस से जाके चेक कर रही हूँ कि क्या मैं सही जा रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में जब मेरा पेंसिल नहीं चल रहा है तो मैं पीछे जाके चेक कर रही हूँ एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लॉन्ग आर्ट स्टडी कर रहे होते हैं ना तब तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम वहाँ पे 1-2 दिन बाद उसको करेंगे। स्केचिंग में हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं रहता। स्केचिंग में हमें डेली का 5-6 ऑब्जेक्ट स्केच करना है, हमारा मोटिव है वो, तो हम फिर उसको बीच बीच में दोबारा से चेक करते हैं। एंड लॉन्ग हाई स्टडी में हम परफेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास और 2-3 ऑप्शंस रहते हैं कि हम उसको मिरर चेकिंग करेंगे या फिर हम उनको अपसाइड डाउन चेकिंग करेंगे, लेकिन स्केचिंग में वो सब पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बीच बीच में ही डिस्टेंस मेंटेन करके उसको चेक करते रहते हैं। यहाँ पे भी एक कर्व देखने को मिला होगा आपको एंड इसमें मैंने पेंसिल को दूर से बहुत डिस्टेंस से होल्ड किया हुआ है, दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, ठीक है। तो पेपर से डिस्टेंस मेंटेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है ताकि उस कर्व को मैं एक एंगल में मेज़र कर सकूं एंड पेंसिल को किस तरीके से मैं चला रही हूँ, एक फ्लो में लाइटली, उसको पेंसिल को गड़ा के नहीं चला रही हूँ मैं बिल्कुल भी। वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एंड आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, कैसे मैं पेंसिल को होल्ड करके मूव कर रही हूँ। ये चीज़ धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है, एकदम से नहीं आएगी, बट आपको ट्राई करना है कि आप डेली बेसिस पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें तो आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। ओके, सो हमारा ये जो बर्ड स्केचिंग चैलेंज है वो स्टार्ट हो चुका है। दैन इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए अगर आप इस टाइप की लाइन क्वालिटी पे भी वर्क नहीं कर रहे तो डेफिनेटली। सो व्हाट्सएप अस स्केचिंग ऑन दिस नंबर 6377956217 एंड स्केच विद मी इस एपिसोड के अंदर जहाँ पे हमने बर्ड स्केचिंग को आगे कंटिन्यू किया। ये अब एंड होने जा रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आपको बताना है कि क्या आपकी लाइन क्वालिटी ऐसी ही जा रही है। एंड व्हाट्सएप अस फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू आर्ट ऑन दिस नंबर।
आई विल शेयर द फ्री ई बुक एक्सेस विद यू एक्सक्लूसिव, जहाँ पे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया है, स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट्स को एंड बाकी ऑब्जेक्ट्स को। तो आपको ई बुक्स अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्रीली उसका एक्सेस मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद एन आर्टिस्ट फ्रेंड, अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो और ये वीडियो देख रहे हो तो, ताकि उसको भी क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, ये ऐसी सारी चीज़ें होती है। सो ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, एंड थैंक यू सो मच, कीप इट अप। I keep treading water, trying not to